जो घटनाएं सामने आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही देखा गया है कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित घटनाओं को उजागर करते हुए या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए पत्रकार इस तरह की घटनाओं के शिकार होते हैं। इस घटना को हम एक लड़की होने के नाते से हटकर भी देखें तो ये इतनी विभत्स है कि हम अपने प्रोफेशन को लेकर के फिर डर जाते हैं कि क्या जो प्रेस की आज़ादी है और जो संविधान के अंदर प्रेस के लिए जो रूल्स दिए हुए हैं तो मतलब वो सब कहाँ है। ये डरावनी है। सीधे शब्दों में कि सच सुनने की आदत कम हो रही है, चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो चाहे वो सरकारें हों। पत्रकार जिसको चौथा स्तंभ माना गया है, उस चौथे स्तंभ को इतना कमज़ोर मानना मेरे ख्याल से बहुत निंदनीय और शर्मसार बात है। ये सीधे सीधे एक तरह से संविधान के मूल्यों पर हमला है। कॉरपोरेट दबाव है, पूंजीवाद का दबाव रहता है। दूसरा, सरकारें भी कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि मीडिया उनके पक्षधर मीडिया बना रहे। वो सरकार चाहे शुरुआत से लेके आखिर तक अब तक देखेंगे, अमूमन किसी की भी सरकार हो। जो पत्रकार समाज में एक ऐसी छवि रखते हैं कि वो जनता को जागरूक करते हैं, सरकार की बात वो जनता तक पहुंचाते, जनता की बात सरकार तक पहुंचाते। और सरकार क्या करती है पत्रकारों के लिए? तो भाई साहब सीधी सी बातें कि बहुत से लोग हैं वो स्टिंग नहीं करते हैं। आजकल बहुत कम स्टिंग हमें देखने को मिलते हैं। उसके पीछे रीजन है ये एक जीती जागती घटना। जिस डॉक्टर ने यानी कि पोस्टमार्टम किया वो तक घबरा गया, उसकी रूह तक कांप गई कि उसने 12 से 13 साल का जो करियर था उस करियर में पहली ऐसी कोई घटना देखी कि उसके बॉडी के जो पार्ट्स है यानी कि लीवर, किडनी, सर की चोटें गिनना मुश्किल था, इतने घाव थे। नक्सलियों के एरिया में कोई नहीं जा पाता था, वहाँ पर वो जाते थे। जिस तरह से सीआरपीएफ के कमांडो को उन्होंने छुड़वाया था और ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं, तो वो कोई छोटा मोटा रिपोर्टर या ऐसे तो था नहीं। सबसे पहले सरकार इसके ऊपर एक बेहतरीन कानून बनाए तुरंत। ऐसे अभी जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है कुछ दिन में वो जमानत लेके बाहर होंगे, फिर ऐसी चीजें होंगी। अगर हम ही पत्रकार लोग आज हमारे पत्रकार भाई के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारे लिए आगे चल के कौन खड़ा होगा? कल को उस जगह पे आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। वो हमारे सीनियर थे, हम चलो उनको देखते हैं, फिर हम जो पीछे कर रहे होते फिर वो तो सब डर जाते हैं ना, फिर आवाज़ उठाने के लिए भी कोई नहीं आ पाता। मतलब ये इतनी बात है कि इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। कॉरपोरेट हो चाहे पॉलिटिकल हो, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, किसी खबर को अंदर तक जड़ से दिखाओगे, असलियत दिखाओगे तो आपको धमकियां भी मिलेंगी। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करें यानी कि खोजी पत्रकारिता जो कि मुकेश चंद्राकर जी ने की थी, अगर वहाँ पे महिला करने जाती तो शायद उसका रेप भी हो सकता था, शायद कोई इससे बुरी घटना भी हो सकती थी, शायद जो शव मिला है मुकेश जी का वो मिलता भी नहीं, पोस्टमार्टम तक बात पहुँचती भी नहीं। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान के माइक पर आज मैंने कोई माइक आईडी नहीं लगाई है, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल जिस यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और भारत में पत्रकारों के साथ जो घटनाएं लगातार वर्षों से हो रही हैं वो बड़ी निंदनीय घटनाएं हैं। और आज तमाम छात्रों ने ये सोचा कि मन की शांति के लिए एक बार श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाए और मुकेश चंद्राकर जैसे निडर पत्रकार के साथ जो घटनाएं हुई हैं, निर्मम तरीके की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद इन छात्रों ने यहाँ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। और हमारे प्रोफेसर जो हमें पढ़ाते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे काम करते हैं, उनसे भी मैं बात करता हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या भविष्य है, क्या सुरक्षा के ये मामले जो लगातार खतरे की ओर इंगित करते हैं वो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे भारत में, क्योंकि भारत विश्व में 162वां स्थान रखता है 180 देशों में। यानी कि भारत की स्थिति पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ी गंभीर बात है। सर, कैसे देखते हैं देश को पत्रकारिता के क्षेत्र में? ये तमाम नौजवान आने वाले भविष्य के पत्रकार हैं और ये हत्याएं, मुकेश चंद्राकर जैसी हत्याएं हो रही हैं। देखें तो साल में हर 3-4 हत्याएं होती हैं पत्रकारों की। नहीं, आप सही कह रहे हैं, ये बहुत दुखद घटना है। और जो कल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी कि देश में पत्रकारिता का एक स्वतंत्र अस्तित्व है और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर ये उम्मीद की गई है कि मीडिया पर किसी तरह का दबाव ना हो और मीडिया में पत्रकार के रूप में कार्य करने वाले लोग पूरी तरह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, और उस सब के बीच में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, वो निंदनीय भी हैं और बड़ी दुखद है। ये सही कहा आपने कि जो फ्री प्रेस में, पूरी दुनिया में जो फ्री प्रेस का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो घटनाएं सामने आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा यही देखा गया है कि जो भ्रष्टाचार से संबंधित घटनाओं को उजागर करते हुए या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए पत्रकार इस तरह की घटनाओं के शिकार होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक नेक्सस होता है और ये एक बड़ा ख़तरनाक है ट्रेंड। इस तरह की घटनाएं अगर साल में 2-4 भी होती हैं तो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये सीधे सीधे एक तरह से संविधान के मूल्यों पर हमला है, जहां पर स्वतंत्र प्रेस एक बड़ी भूमिका निभाती है
और वो ये सुनिश्चित करती है कि सबके अधिकार, सबके सच बोलने का और सच कहने का अधिकार सुरक्षित रहे, उसमें इस तरह की चीज़ें हर्डल है। तो ये जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। ये अच्छी बात है कि इसने प्रशासन ने जल्दी काम किया है, तीव्रता की है और उन लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है जो लोग इसमें शामिल थे। मुझे लगता है कि एक पत्रकार होने के नाते, पत्रकारिता का शिक्षक होने के नाते, और सैकड़ों हमारे विद्यार्थी भी कल को इस पेशे में जाएंगे सब पढ़ने के बाद में, तो हमें ज़रूर चिंता होती है इस बात की। पर मुझे उम्मीद है कि एकजुट आवाज़ में इस तरह की घटनाओं को हम रोक पाएंगे। और जब लगातार इसमें सरकारें ध्यान देती हैं इस तरह की चीज़ों में, तो लगता है कि सरकारें भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तो चिंतित रहती हैं कि इस तरह की घटनाएं करने वालों को जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको वर्षों का अनुभव है पढ़ाने का और पत्रकारिता के फील्ड में। सर, क्या भारत में स्थिति है वर्तमान में, कैसी पत्रकारिता हो रही है और सरकार को किन कदमों को उठाना चाहिए ताकि इनके अधिकारों की, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को ले सके? नहीं, देखिए, सरकार ने तो शुरू से ही ये ट्रेंड रखा है कि सरकार कहती है कि पत्रकारिता में हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। शुरुआत से भारतीय संविधान निर्माताओं के मन में भी यही था, इसलिए प्रेस के लिए कोई अलग से स्वतंत्रता का भी उन्होंने कोई अलग से कोई प्रावधान नहीं किया। एक आम नागरिक की जितनी स्वतंत्रता है उतनी ही एक पत्रकार के रूप में पत्रकारिता का कार्य करने वालों की भी स्वतंत्रता है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि अलग अलग तरह के दबावों से, और बीच बीच में जब प्रेस कमीशन बने तब उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में बात कही थी कि पत्रकारिता की स्थिति लगातार गिर रही है, और उस गिरने के पीछे कारण कई सारे हैं। एक तो जैसे कॉरपोरेट दबाव है, पूंजीवाद का दबाव रहता है। दूसरा, सरकारें भी कहीं ना कहीं ये चाहती हैं कि मीडिया उनके पक्षधर मीडिया बना रहे। वो सरकार चाहे शुरुआत से लेके आखिर तक अब तक देखेंगे, अमूमन किसी की भी सरकार हो, सरकारें इसको एक आप ये कह सकते हैं कि सीधे शब्दों में कि सच सुनने की आदत कम हो रही है, चाहे वो कॉरपोरेट जगत हो, चाहे वो सरकारें हों। और जब जो मीडिया पर्सन सच बताने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से बैर मोल ले रहा होता है, चाहे वो राजनीतिक वर्ग हो, चाहे वो कॉरपोरेट वर्ग हो, या इस तरह का कोई माफिया हो। माफियाओं से खतरा सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि माफिया को डर लगता है अपना पूरा वजूद खत्म हो जाने का, इसलिए माफिया सीधे सीधे हिंसक होकर शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, और उसी की भेंट ये इस तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले पत्रकार चढ़ जाते हैं। ये केवल अपने देश का नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी जहाँ पर, लेकिन ये सबसे ज़्यादा घटनाएं वहाँ पर होती हैं जहाँ पर लोकतंत्र बहुत फले फूले नहीं, जहाँ पर तानाशाही होती है। आपको वो एक घटना भी याद होगी जो खशोगी हत्याकांड जो हुआ था, आई थिंक सऊदी अरब के वो जर्नलिस्ट थे। तो इस तरह की घटनाएं बाहर भी होती हैं, अमेरिका तक में हो जाती हैं। स्थान रखता है। और सीरिया, चूँकि सीरिया को तो हम कह सकते हैं कि वो कोई लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहाँ एक फेल व्यवस्था है, तो ऐसे देश में तो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करना वैसे ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन जहाँ पे लोकतंत्र अच्छी स्थिति में है, हमारे जैसे देश में, उस जगह पे इस तरह की घटनाएं होने से हमें थोड़े चिंता होती है, और होनी ही चाहिए। क्योंकि मैं चाहता हूं सर, आप जो सैकड़ों की तादाद में जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं और कल को वो इसी पैसे में काम करेंगे, इसी क्षेत्र में उनका भविष्य है, और उन्होंने भी ठाना है कि माइक और कलम उनकी ताकत बने, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस घटना से? इतर आप क्या बताना चाहेंगे कि ऐसी घटनाओं का तो यही परिणाम होता है, हिंदुस्तान में यही परिणाम होता है कि आप ऐसी जर्नलिज्म करेंगे तो एक दिन ऐसे शिकार होंगे, लेकिन फिर भी क्या मोटिवेशन के? नहीं, हम अपने विद्यार्थियों से बिल्कुल निश्चित रूप हम लगातार ये कहते हैं कि दो विकल्प हैं। एक तो आप नौकरी करना ठान लें, और जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो फिर लोग उन घटनाओं से अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। दूसरी जिम्मेदारी आपकी बनती है अपने देश के नागरिकों के प्रति कि उनको सच जानने का हक है, तो आप ये जोखिम भी उठाते हैं। आप जो जोखिम भरे क्षेत्र हैं, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हों, चाहे जहाँ पे हिंसा किन्हीं और कारणों से हो रही हो वहाँ पे आप कार्य करते हुए हों, या जहाँ पे युद्ध जैसी स्थितियाँ हों वहाँ पर, या फिर जहाँ पर माफिया गलत तरीके से कार्य कर रहा है और उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। देखिए, माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए जो पुलिसकर्मियों की भी कई बार हत्याएं हो जाती हैं, तो पत्रकार के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति भी एक पुलिसकर्मी से कम जोखिम नहीं उठा रहा होता उस दौरान, क्योंकि उसको पता है कि जब ये खबर सब जगह जाएगी और माफिया पर डंडा चलेगा तो सबसे पहले आप उसकी आंखों में चुभेंगे। तो हम विद्यार्थियों से यही कहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना या क्राइम को बाहर लाने की, घटनाएं जो क्राइम हो रहा है उसको उजागर कर देने का कर रहे हैं, तो ये साहस सही है, और ये साहस समाज को, एक निर्भीक समाज के निर्माण में बहुत ज़रूरी भी है,
पर अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें और इस तरह की घटनाओं में अपने साथियों को ज़रूर अवगत करवा के रखें कि मैं इस तरह की रिपोर्ट कर रहा हूं, ताकि कल को ऐसी कोई घटना हो तो ऐसे लोगों तक पहुंचा भी जा सके और उनको सज़ा दिलवाई जा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकारें और प्रशासन भी इस मामले में और सख्त होंगे और मुझे लगता है जीरो टॉलरेंस की नीति सरकारें अपनाएंगी और हमारी स्थिति पूरी दुनिया में स्वतंत्र प्रेस के रूप में जो अभी है उससे और बेहतर होगी। मुझे लगता है हमारे जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र को तो कहीं ऊंची स्थिति में आना चाहिए, इतने निचले पायदान पर हमें नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्थितियां बदलेंगी और हम लोग निश्चित रूप से इन स्थितियों में और सुधार करने की स्थिति में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम छात्रों को बताया। अभी मैं कुछ पत्रकारिता के छात्रों से ही बातचीत करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति पे वो क्या सोचते हैं, क्या उनके जीवन में ऐसी कभी घटनाएं हुई हैं और हुई हैं तो उन्होंने इस तरीके का कैसे समाधान किया है इस सभी चीज़ों का। तो मेरे साथ रवि हैं। रवि, आप ऐसी घटनाएं होती हैं और आए दिन आप देखते हैं कि देश में हर 4-5 पत्रकारों के साथ सालाना, पिछले 5 सालों का मैं आंकड़ा आपको बताऊं तो 60 से ज़्यादा पत्रकारों की हत्याएं हो चुकी है। कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? अजय, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि इस मुद्दे पर अपन बात कर रहे हैं, उस जगह पे जहाँ से हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं और इस पे हम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से इस पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं, मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुकेश चंद्राकर की तो बहुत एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सोच के आज दुख होता है कि यार ऐसी चीज़ें करते हैं और समाज में हमें कोई सुरक्षा नहीं होती। सबसे पहले सरकार इसके ऊपर एक बेहतरीन कानून बनाए तुरंत। ऐसे अभी जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, हो सकता है कुछ दिन में वो जमानत लेके बाहर होंगे, फिर ऐसी चीज़ें होंगी। आज अपन में जोश है, लेकिन सरकार को इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और एक सख्त कानून बनना चाहिए। दूसरी चीज़ कि हम जहाँ पे रहते हैं, क्या सिक्योरिटी हमें इन चीज़ों से मिलती है। पत्रकारिता जगत में लोगों को हमें पता नहीं है। जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं वो भी इसमें अब अलग अलग सब बटे बैठे हैं, सब अपना अपना स्वार्थ लेके बैठे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है कि जब तक सब संगठित नहीं होंगे, कठोर कानून की मांग नहीं की जाएगी इस पर, तब तक कुछ भी हो पाना मुश्किल है। हम भी एक आम आदमी की तरह रहेंगे। दूसरी चीज़, पत्रकारिता के भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं जिसमें हम जो फोटो जर्नलिस्ट देखते हैं या जो सॉफ्ट खबरें देखते हैं, जो क्राइम की खबरें करते हैं, तो भाई साहब सीधी सी बातें कि बहुत से लोग हैं वो स्टिंग नहीं करते हैं। आजकल बहुत कम स्टिंग हमें देखने को मिलते हैं। उसके पीछे रीज़न है ये एक जीती जागती घटना, क्योंकि आज कोई स्टिंग कर ही नहीं पाता है ना। बिल्कुल, ये आपने सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया और ज़रूरी है कि आज की जो नौजवान पीढ़ी जो भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ करने का हौसला और मादा रखती है, उनके साथ उनकी सुरक्षा का दायित्व समाज का है, सरकारों का तो बनता ही है। प्रदीप, कैसे देखते हैं तमाम घटनाएं जो देश में पत्रकारों के साथ होते हैं? तो आज हम सब लोग वही काम कर रहे हैं, समाज को जागरूक करने के लिए, समाज को जानकारियाँ देने का काम कर रहे हैं और ऐसी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं। सबसे पहले तो सरकार से सुरक्षा की मांग, क्योंकि पत्रकार जब पत्रकारिता करने जाता है, हम लोग आप लोग जैसे फील्ड के अंदर जाते हैं ना, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। कॉरपोरेट हो चाहे पॉलिटिकल हो, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे, किसी खबर को अंदर तक जड़ से दिखाओगे, असलियत दिखाओगे, तो आपको धमकियां भी मिलेंगी और हो सकता है आपको ये चीज़ें आपको भी मिल सकती है, मेरे को भी मिल सकती है। ये चीज़ें, इसका रिजल्ट किसी को नहीं पता है, लेकिन सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा, सबसे पहले पत्रकारिता की सुरक्षा के लिए कानून बनना चाहिए। बिल्कुल, और उस पर सजा होनी चाहिए। आप किस तरीके से देखते हैं उन घटनाओं को? पत्रकारों के साथ आए दिन हमले की घटनाएं आती हैं, उत्पीड़न की घटनाएं आती हैं, उनके धमकियों के कॉल, काफ़ी वीडियोज़ वायरल होते हैं ऐसे, और जब डिजिटल युग आया तो ये घटनाएं बढ़ी हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनके साथ जो ये घटना हुई बहुत ही निंदनीय है और निश्चित तौर पे सरकार को कदम उठाना चाहिए। उन लोगों ने ये सोच के ऐसा कदम उठाया होगा कि शायद हमारा दबदबा रहे या जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है उसको बात को कंट्रोल किया जाए। लेकिन भविष्य में भी बहुत पत्रकार ऐसे हैं और एक बड़ी फौज है जो हमारे पत्रकार साथी हैं और हमारे दिलों में काफ़ी उनके लिए मन में रिस्पेक्ट है। और ऐसी घटनाएं हम चाहते हैं कि सरकार इस पर कोई ठोस कानून बनाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो। और सरकार को निश्चित तौर पे इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पत्रकार ही वह माध्यम है जो समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी सरकार की कमियां या भ्रष्टाचार है, उनको सरकार के समक्ष पेश करता है। तो निश्चित तौर पर कदम उठाना चाहिए। मैं कुछ लड़कियों से भी बात करना चाहता हूँ जो फील्ड के अंदर काम करती हैं, उनके साथ क्या समस्याएं आती हैं, उन पे बात करते हैं।
देश में पत्रकारों पर जो हमले लगातार हो रहे हैं, उसको एक लड़की होने के नाते आप कैसे देखते हैं कि क्या आपके सामने भी ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि आप भी इसी फील्ड को चुना है अपना? देखिए, सबसे पहले तो अगर इस घटना को हम एक लड़की होने के नाते से हटकर भी देखें तो ये इतनी विभत्स है कि हम अपने प्रोफेशन को लेकर के फिर डर जाते हैं कि क्या जो प्रेस की आज़ादी है और जो संविधान के अंदर प्रेस के लिए जो रूल्स दिए हुए हैं, तो मतलब वो सब कहाँ है, ये डरावनी है। और फिर जैसे कि हम वो हमारे सीनियर थे, हम चलो उनको देखते हैं, फिर हम जो पीछे कर रहे होते हैं फिर वो तो सब डर जाते हैं ना, फिर आवाज़ उठाने के लिए भी कोई नहीं आ पाता। मतलब ये इतनी बात है कि इस पर जितना बोला जाए उतना कम है। और फिर आपने जैसे पूछा कि गर्ल्स होते हुए, तो इस जब गर्ल्स होते हुए तो फिर तो डबल भय हो जाता है कि जब उनके साथ ऐसा हो सकता है तो हम तो लड़कियां हैं, फिर भी कहाँ वैसे भी कहाँ ही सुरक्षित है। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत सारे सवाल है वो करती है। और जो मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ और जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या जो हुई है, और वो एक पत्रकार थे, जैसे कि पता चला उस क्षेत्र में वो पूरा एक चर्चा का केंद्र रहते उस पूरे राज्य में। और क्राइम को लेकर अधिकतर रिपोर्ट वो करते नक्सलियों थे, के एरिया में कोई नहीं जा पाता था, वहाँ पर वो जाते थे। जिस तरह से सीआरपीएफ के कमांडो को उन्होंने छुड़वाया था, और ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। तो वो कोई छोटा मोटा रिपोर्टर या ऐसे तो था नहीं भाई, मेहनत कर रहा था वो बंदा। उसके वीडियोस भी देखे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं उनके साथ ही। अभी दिखा रहे हैं, उसी रोड को दिखा रहे हैं कि इसी रोड के लिए हमारा भाई चला गया है, तो उस रोड को भी देखो। तो बहुत सारी ये सारी चीज़ें जो है। आप लंबे समय से अगर हम भारत की बात करें तो हिंदुस्तान पत्रकारिता के क्षेत्र में अगर रैंकिंग की बात करें तो 162वें स्थान रखता है 180 में से, यानी कि बहुत डाउन है। सबसे असुरक्षित देशों में भारत आता है। आप फील्ड में जाते हैं तो कभी आपने इन चुनौतियों का सामना किया है कि कभी धमकी आई हो, या कि कभी आपने कोई ऐसी रिपोर्ट बनाई हो जिससे के लिए धमकी आई हो, या फिर आपको हिंसा का? नहीं, पर्सनली तो अभी कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई धमकी आए कि आपने ऐसा कर दिया। बट साथ में जब फील्ड में रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से सुनते हैं कि ये धमकियाँ जो है वो दी जाती है। चाहे आप राजधानी जयपुर की बात करो, और इसीलिए पत्रकारिता में जो उसका सूचकांक है वो डाउन है भारत में, क्योंकि कारण यही है। फिर कुछ होता है तो सारे एकजुट भी कहाँ होते हैं। अब मुकेश चंद्राकर के लिए भी सारे कहाँ आवाज़ उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलो हम कुछ ठीक है, लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, लोग बोल भी रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहाँ मतलब उसकी इतनी खबरें चल रही है अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो हम उस प्रोफेशन से हैं, इसलिए उनके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। और कोई ऐसा और किसी मुकेश चंद्राकर के साथ ना हो, क्योंकि हम सभी उन्हीं में आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि मुकेश चंद्राकर जैसे स्वतंत्र जर्नलिज्म के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और सालाना भारत में तो 4-5 घटनाएं ऐसी होती हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पत्रकार जो होते हैं वो अब समाज का एक अभिन्न हिस्सा होते हैं, और जब हमारे ही समाज में पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है तो एक बहुत ही ये निंदनीय बात है कि पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार यहाँ किया जा रहा है। पत्रकार वो होते हैं जो जनता तक हर तरह की खबर पहुँचाते हैं, जो समाज की बुराइयों को निकाल के जनता तक पहुँचाते हैं और उन्हें सभी को जागरूक करते हैं। अब पत्रकारों के साथ ही इस तरह का व्यवहार हो रहा है जो उनके साथ यहाँ पे किया गया है, जो इतनी बुरी तरह से उन्हें मारा गया है। उनके शरीर पे करीब 15 चोटों के निशान थे, उनके लीवर के टुकड़े कर दिए गए। ये बिल्कुल ही मानवता को एकदम शर्मसार कर देने वाला है ये जो भी किस्सा है। लेकिन देखिए, इसमें सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए वकीलों के लिए कानून बने गए हैं, हर किसी के लिए कानून बने गए हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने देखा जयपुर में ही 2 वकील दारू पी के तमाशा कर रहे थे, उसके बावजूद भी वकीलों के लिए वो कानून बनाया गया और उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया गया कि उनके ऊपर पुलिस वालों ने हाथ कैसे उठा लिया। लेकिन यहाँ पे पत्रकारों की बात अगर हम करें तो पत्रकारों के लिए यहाँ कोई कानून ही नहीं है। जो पत्रकार समाज में एक ऐसी छवि रखते हैं कि वो जनता को जागरूक करते हैं, सरकार की बात वो जनता तक पहुँचाते, जनता की बात सरकार तक पहुँचाते। और सरकार क्या करती है पत्रकारों के लिए? कुछ नहीं करती है। आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलाती है, और उसमें उनका कुछ नहीं है, उनका कोई दायित्व नहीं है इस पत्रकारों के लिए। अब पत्रकार जो उनका इतना अभिन्न हिस्सा होते हैं समाज का, और पत्रकार जो उनकी आवाज़ को जनता तक पहुंचाते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाता है। अगर हम ही पत्रकार लोग आज हमारे पत्रकार भाई के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारे लिए आगे चल के कौन खड़ा होगा? कल को उस जगह पे आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो जो जितने भी पत्रकार हैं उनसे हम ये कहना चाहेंगे, इसके लिए आवाज़ उठाएं। और सरकार से मैं ये कहना चाहूँगी कि पत्रकारों के लिए एक कड़ा कानून बनाएं, क्योंकि उनके बिना समाज कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल। आप इस क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, एक लड़की होने के नाते भी मेरा सवाल रहेगा आपसे और एक पत्रकार होने के नाते भी सवाल रहेगा, क्या भारत में पत्रकारिता करना अब सुरक्षित नहीं रहा है, नहीं बचा है, और आपके सामने इस फील्ड में क्या चुनौतियाँ आई हैं अभी तक? देखिए भारत में अभी पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है, क्योंकि देखिए भारत में पत्रकार सुरक्षित ही नहीं है। इससे पहले भी कई तरह के ऐसे केस आए हुए हैं जहाँ पे पत्रकार को मार दिया था। एक महिला पत्रकार के साथ इसी तरह की जगह पे रेप किया गया। तो कई तरह के ऐसे कानून मतलब बनाए नहीं गए हैं, घटनाएं आए दिन घटित होती रहती। तो भारत में तो पत्रकार को कोई सुरक्षित है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि चुनौतियां, मैंने भी इसमें कई चुनौतियां देखी हैं। कई जगह पे ऐसी स्थिति बना दी है कि लोग हम पे हावी होने लगते हैं। कई जगह पे ऐसा लगता है कि नहीं अब हम यहाँ से शायद ही बच के जा पाएंगे, या कई तरह से हम किसी भीड़ में, अगर हम लड़की होने के नाते में देखूँ और मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ देखती हूँ कि यार कहीं वहाँ पर हमें गलत नज़र से भी देखा जाता है। तो कई तरह की अलग अलग चुनौतियाँ यहाँ पे आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को? पहले तो हम मुकेश चंद्राकर की इस निर्मम घटना के लिए जानना चाहते हैं कि एक पत्रकार होने के नाते, पत्रकार के विद्यार्थी, पत्रकारिता विद्यार्थी होने के नाते इस घटना को किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो ये जो घटना है ये बहुत ही मतलब निंदनीय घटना है कि हमारे भारत में पत्रकार एक ऐसी छवि रखता है कि लोग जागरूक होते हैं, खबरें वो खबरें भी लेके आता है जिनको लोगों के बारे में पता ही नहीं होता है। जैसे कि ये जो पत्रकार है छत्तीसगढ़ में बीजापुर से, ये जो बिलोंग करता था, ये जो मुकेश चंद्राकर, तो अगर ये जो पत्रकार था ये अपनी छवि, अपनी भूमिका निभा रहा था, तो क्या सरकार को कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए था कि अगर एक पत्रकार के ऊपर कोई भी घटना हुई है, घटना भी ऐसी घटना की अगर सोच दे तो जो जिस डॉक्टर ने यानी कि पोस्टमार्टम किया वो तक घबरा गया, उसकी रूह तक कांप गई कि उसने 12 से 13 साल का जो करियर था उस करियर में पहली ऐसी कोई घटना देखी कि उसके बॉडी के जो पार्ट्स से यानी कि लीवर, किडनी, सर की चोटें गिनना मुश्किल था, इतने घाव थे, लेकिन एक भी जो एक्शन होता है वो नहीं लिया गया कि किस तरह से पत्रकार को बचाना चाहिए। क्योंकि पत्रकारिता सिर्फ पुरुषों के लिए भी नहीं है, आज की जनरेशन में देखा जाए तो महिलाएं भी जो पत्रकारिता का हिस्सा बन चुकी हैं। इवन मैं भी जो है एक पत्रकारिता का हिस्सा हूँ और एक पहल, एक शुरुआत जो कि मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने भी बहुत सारी स्टेजेस ऐसी फेल की हुई हैं कि हम जब कवरेज पे जाते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि मतलब ये तो महिलाएं हैं, गलत नज़रों से देखा जाता है। इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात करें यानी कि खोजी पत्रकारिता जो कि मुकेश चंद्राकर जी ने की थी, अगर वहाँ पे महिला करने जाती तो शायद उसका रेप भी हो सकता था, शायद कोई इससे बुरी घटना भी हो सकती थी, शायद जो शव मिला है मुकेश जी का वो मिलता भी नहीं, पोस्टमार्टम तक बात पहुँचती भी नहीं। क्योंकि महिलाओं को आज की जनरेशन में, आज की दुनिया में एक होता है कि मतलब हाथ में रखना चाहता है व्यक्ति। कार्यस्थल पर आप देखते होंगे महिलाओं के साथ अक्सर कुछ ना कुछ होता रहता है। और मुकेश चंद्राकर जी जो कि एक रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें, इस फील्ड में वो थे, तो वो उजागर करने के ऊपर बहुत सारे जो पत्रकार होते हैं वो सेटलमेंट कर लेते हैं, पैसा ले लेते हैं और पैसों से चीज़ों को सल्टा लेते हैं। उस व्यक्ति ने नहीं सल्टाया तो आज वो उनको मौत का सामना करना पड़ा और उनके घर में क्या जूझ रही होगी ये एक बार अगर सरकार भी सोचती। सिर्फ पैसा देने से कुछ नहीं होता कि भाई उस व्यक्ति का अगर मतलब उसको इस तरह से हानि पहुंची है तो उसके घर पे जो बीत रही होगी, तो मोदी जी के हवाले से अगर देखा जाए कि पैसा दे दिया और सारी चीज़ें ठीक हो गई। क्योंकि उनको तो सिर्फ जो भी घटना हो जाए वहाँ पर सिर्फ पैसे बांटने होते। सरकार कभी भी सामने नहीं आती है कि कोई ऐसे एक्शंस, कोई ऐसे लॉ बनाने चाहिए जहाँ पे पत्रकार हो या फिर महिलाएं हों वो सुरक्षित भी हों। महिलाओं के लिए अधिकार तो बहुत बनाए जाते हैं, लेकिन अधिकार वो कितने जो है ग्राउंड पर, धरातल पर काम करते हैं वो आपको भी पता है और हमको भी पता है। क्योंकि अक्सर ये हम अभी जयपुर में खड़े हैं और राजधानी है ये, अक्सर ऐसे केसेस होते रहते हैं। मानसरोवर के बाहर अगर देखें तो कमला नेहरू एक ऐसी जगह है, कमला नेहरू रोड, वहाँ पे अक्सर महिला 7 या 8 बजे के बाद जाती नहीं है। इधर चांदपोल की ओर आगे बढ़ते हैं जब, तो देखते हैं कि महिलाओं का वहाँ जाना सेफ नहीं है। तो जब महिलाओं को इस तरह से, इस दृष्टि से देखा जाता है तो क्या पत्रकारिता में महिलाएं सेफ हैं? मुकेश चंद्राकर जी की बात करें जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग तो करते थे, उनको 1 जनवरी को उनके बारे में पता लगा कि भाई वो हैं ही नहीं। उनको जब ढूंढा जाता है तो उनके 3 या 4 जनवरी को उनका शव मिलता है। पोस्टमार्टम से पहले जो लोग देखते हैं कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ, वो लोग हाँ, तो जो सेप्टी टैंक में जो उनका शव मिला था, ये भी एक निंदनीय बात है कि एक पत्रकार जो कि किसी संस्था से जुड़ा हुआ होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जिस इस फील्ड में हैं तो क्या आपके घर वालों को, आपके माता पिता को भी एक भय, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं देखते हैं तो परिवार में भी एक भय होता है। और इवन जब मैंने इस पे
पहली बार रिपोर्ट किया तो मेरे घर से भी फ़ोन आया था कि तुम ऐसे काम मत करना। हालांकि मेरा काम है सच दिखाना और मैंने वो काम किया। तो क्या आपके पास भी ऐसे घर वालों से दबाव का सामना भी? देखिए, घर वाले हैं, माता पिता हैं, बच्चों के लिए हमेशा डरते हैं, क्योंकि हम अपने घर से बहुत दूर आके पत्रकारिता के इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। और इवन महिलाएं तो अगर जहाँ पे आगे बढ़ती हैं वहाँ कुछ ज़्यादा ही डर होता है। मेरे माता पिता की बात करें तो मेरे माता पिता भी ऐसा सोचते हैं। इवन मेरी मम्मी की बात करें तो मेरी मम्मी भी ऐसा सोचती है कि मेरी लड़की इकलौती है, वो वहाँ है पत्रकारिता के क्षेत्र में। आए दिन कोई ना कोई केसेस होते रहते हैं। अभी बीकानेर में कुछ समय पहले एक पत्रकार की मार पड़ी थी, तो मैंने उनको बताया तो वो बोलती हैं तो तुम क्यों गई हो इस फील्ड में, तुम कुछ और भी तो कर सकती थी, तुम वर्क टू होम कर सकती थी, तुम ऑफिस का वर्क भी तो कर सकती थी। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मम्मी, हर कोई अगर ऑफिस जाएगा तो सच को उजागर करने वाले बहुत कम मिलते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। और अब मम्मी, ये मेरा खुद का इंटरेस्ट हो गया है, तो मम्मी कुछ नहीं बोलती, लेकिन मैं जानती हूँ कि माता पिता उनको अंदर से डर तो रहता ही है। बिल्कुल। अब भविष्य में कैसे देखते हैं, कैसी पत्रकारिता अब बची है इस देश में ऐसी घटनाओं जी, को? पत्रकारिता तो पैसे के नाम पे कि सेटलमेंट कर लेते तो आज वो व्यक्ति मारा नहीं जाता। 10-15 लाख आ जाते तो वो व्यक्ति अगर सच को उजागर करने का सोचता नहीं है और वो ऐसा सोचता कि पैसे ले लेते हैं, तो शायद ये इतनी बड़ी घटना हमारे सामने आती ही नहीं। ये एक सरकार के सामने निंदनीय बात है कि वो पत्रकारों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। पत्रकार जिसको चौथा स्तंभ माना गया है, उस चौथे स्तंभ को इतना कमज़ोर मानना मेरे ख्याल से बहुत निंदनीय और शर्मसार बात है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो। बिल्कुल। तो ये आपने देखा कि कुछ छात्राओं से हमने बातचीत की, कुछ हमारे सीनियर साथी हैं उनसे भी बात करते हैं। सर, आप बताएं, देश में जो पत्रकारों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसको किस तरीके से देखते हैं, और क्या भारत अब बचा है पत्रकारिता के लिए सुरक्षित देशों में माना जाए? क्योंकि रिपोर्ट्स तो ये बता रहे हैं कि ये असुरक्षित देशों में से एक भारत का नाम आता है। देखिए, अभी जिस तरह से देश में एक भय का, एक आतंक का सरकारों ने जो वातावरण तय किया है, उससे सभी चीज़ों पर एक बड़ा आघात लग रहा है। जो एक्टिविटीज़ है, कार्यकर्ता है या पत्रकार है, पत्रकार हमने लोकतंत्र की चौथी आत्मा कहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपनी बात रखने का मौका है, और इसी से तो जनता का व्यू पॉइंट आता है। लोकतंत्र की आत्मा मजबूत है, सशक्त है। लेकिन जिस तरह से सरकारों ने ये इसके प्रति जो रवैया अपनाया, अब देखिए ये पत्रकार इस तरह से मारे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ये कहीं एक लोकतंत्री सभ्य समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। सरकारों को इसमें राजनीतिक मतभेद भुला करके आगे, तभी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा ना। ठीक है, आप इस तरह से मतलब किसी पत्रकार के साथ कर दोगे, कल कोई किसी एक्टिविटीज़ के साथ कर दोगे, किसी लेखक के साथ कर दोगे, क्यों ऐसी जरूरत पड़ रही है? मतलब आपको शासन में इस प्रकार की गतिविधियों की कहाँ ऐसी आवश्यकता पड़ रही है? मतलब क्यों संविधान के खिलाफ जाने के लिए आप मजबूर हो रहे हो? इसका मतलब या तो आप संविधान के अंदर विश्वास नहीं रखते हो, या फिर संविधान के अनुसार आप चलना नहीं चाहते हो। ठीक है ना, नीतियाँ होती है, नीतियाँ पॉलिसी बेस होती है, पॉलिटिकल पॉलिसी बेस होती है, उसके अनुसार चलो अपने हिसाब से। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह से केंद्र में आज मोदी जी की सरकार है, भले वो मौन मुख है, लेकिन कहीं न कहीं चुप्पी उनका भी कुछ इशारा करती है। क्यों इस तरह की बातें समाज में आ रही है? समाज के अंदर भय का वातावरण, देश में आप किस दिशा में ले जाना चाहते हो? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करती है। फासिस्ट लोग हैं, ना इनका संविधान में भरोसा है, ना इनका कोई सिस्टम में भरोसा है। ठीक है ना, इसी तरह से सिस्टम किया जा रहा है। अब देश के लेकिन ये तो हर सरकारों के दौर में रहा है, चाहे वो इमरजेंसी की बात हो, उस समय भी पत्रकारों को किस तरीके से रोका गया था, दबाव उन पे था। वहाँ से लेकर अब तक अगर देखें तो हर दौर में पत्रकारों के साथ सिर्फ अन्याय हुआ है। पत्रकार हमेशा समाज का एक सशक्त दर्पण होता है जी। वो समाज की एक अच्छाई बुराई जो भी है, समाज का एक इंटरनली मॉनिटर कह सको आप, वो लेके आता है। सरकारों को इसमें बिल्कुल तटस्थ होकर उसकी बात को सुनना चाहिए। और एक ये है कि आलोचना पत्रकार नहीं करेगा तो कौन करेगा? सही बात है। सरकार की कमियां जनता तक ले जाना वो पत्रकार नहीं करेगा तो कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसके बारे में, इस मुद्दे के बारे में बताया। और मुझे खुशी हुई कि आज पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़े हुए छात्रों ने ये महसूस किया और अपने अंदर के इस भय को निकालने के लिए एकजुट होकर सामने आए कि एक मुकेश चंद्राकर के साथ तो ऐसी घटनाएं हुई, साल में 4-5 मुकेश चंद्राकर के साथ भारत में ऐसी घटनाएं होती हैं। एशिया में सैकड़ों की तादाद में पत्रकारों के साथ हत्याएं हुई हैं। भारत में 50-60 से ज़्यादा हत्याएं 5 साल में हो चुकी हैं, जो हर साल आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इनको रोका जाए और इनके लिए एक सशक्त आवाज़ बनाई जाए। कम से कम पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को तो ये तय करना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मुकेश चंद्रा के लिए हम आवाज़ उठाएं। और आज हमें इस बात की खुशी भी है कि हम एकजुट होकर ये आवाज़ उठा रहे हैं। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।